गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हमने बताया आपको। और लास्ट टाइम हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो कैसे होती हैं। लेकिन एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर हमने लैंथेनाइड्स के बारे में आपको बताया, लैंथेनाइड्स के बारे में आपको बताया स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा कि लैंथेनाइड्स के अंदर जो 4f सबशेल है, 4f सबशेल है, जो 4f ऑर्बिटल है, वो भरता है 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्या भरता है? 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भरता है। और आपने जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो आपने देखा 4f1 to 14, और उसके बाद में आपको मिला 5d, और फिर मिला 6s2। तो यहाँ पर ये n वैल्यू 6 देख रहे हैं, n की वैल्यू, और ये n-1 है। अगर n की वैल्यू 6 है तो ये n-1 है, और ये n-2 है। तो ये इनर इनर है। ये जो 4f है वो इनर है, वो डीपली बरीड है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। और आपको ये भी पता है कि जब मैंने 5 लिखा है तो n=5 में कौन कौन से सब शेल होते हैं। n=5 में देखो, 5s भी होगा, 5p भी होगा, और यहाँ पर 5d भी होगा। 5s, 5p, 5d, तो ये तीनों मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो यहाँ पर फिर आपको दिख रहा है कि 4f जो है वो डीपली buried है इनसाइड द एटम। वो कह रहा हूँ, ऑर्बिटल्स दे आर buried इनसाइड द एटम एंड आर shielded फ्रॉम एटम्स एनवायरनमेंट बाय द 4d एंड 5p इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शील्ड हो चुके हैं। जो 5p के इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसके वो भी इसे शील्ड कर रहे हैं, और 4d के भी शील्ड कर रहे हैं इसको। As a consequence, chemistry of the element is largely determined by their size, which decreases gradually with increasing atomic number। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बारे में बार बार हमने आपको बताया कि हो क्या रहा था कि जब 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, 4f में एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर 4f में दो आए, फिर 4f में 3 आए, इस तरह करते कहाँ तक गए थे आप? 4f14 तक। ठीक है। जब हमने La3+ आयन दिखाए, लैंथेनाइड 3+ आयंस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने आपको दिखाया स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिखा कि 0.093 नैनोमीटर से लेके ये बढ़ते बढ़ते हैं 0.115 नैनोमीटर। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइज जो है, आयनिक रेडियाई जो है स्टूडेंट्स, वो आपका डिक्रीज हुआ है। देर इज ए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, और देर इज ए डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज होनी है, थोड़ी बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती। इसको ये पॉइंट होगा 93। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई लैंथेनाइड्स में कि एज यू मूव फ्रॉम lanthanum 3+ टू लुटेशियम, आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगा। क्या? आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर गए थे। इसी को क्या बोला था मैंने? जल्दी से बताओ, इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन एटॉमिक डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज, इसको क्या बोला था हमने? कौन सी कॉन्ट्रैक्शन बताई थी? Lanthanide contraction. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इसकी अगर मैं ये भी देखूं कि कुछ इंपॉर्टेंट हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने डिस्कस की थी तो हमने कहा था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती हैं स्टूडेंट, जैसे कि यूरोपियम है, यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या था, यूरोपियम में आपने देखा था कि हाफ फील्ड वाले हाफ फील्ड हो गया था। कौन सा हाफ फील्ड हो गया था? 4f7। तो 4f7 जो हाफ फील्ड हुआ यूरोपियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन देखी आपने? 4f7 6s2। 4f7 देखी आपने, और 6s2 हमने लिखा ऐसे। तो यहाँ पर आपको हाफ फील्ड वाले दिख रहे हैं। हाफ फील्ड क्या होते हैं? जब कभी हाफ फील्ड हमने बताए या कंप्लीटली फील्ड जब बताए तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। और अगर हम इसका वैसे देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मैं यूरोपियम को देखूं
तो यूरोपियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 63 था। यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 था, तो आपने कहा जिनोन 54 है, जिनोन 54 होता है। और उसके बाद में आपने देखा कि कितने बढ़ेंगे, 4f7 और 6s2, 6s2 बनाया और 4f7 बनाया, कितने हो गए? 56 प्लस 63 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 63 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर मैं जिनोन को ना लिखूं तो इसके अंदर आपको पता है कि कौन कौन से हैं, 5s2 5p6 ऑर्बिटल भी है। बेसिकली क्या दिख रहा है मेरे को, अगर इसको नहीं लिखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, 4f जो होगा उसके ऊपर कौन सा होगा, 5s भी है, 5p भी है, 5p भी है, 5d भी है, और फिर 6s भी है। इस तरह से ऑर्बिटल दिख रहे हैं मुझे। तो ये वाले जो s और p वाले हैं, ये p और d वाले ही क्या करेंगे, इसको जो है आपने देखा कि 5p के और ये वाले एनवायरमेंट इसको बिल्कुल ही डीपली बरीड कर देते हैं। ये क्या है, ये बरीड इनसाइड द एटम है। तो जब ये डीपली बरीड हो जाएगा तो इसके अंदर जो कंपाउंड फॉर्मेशन क्या है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये डीपली बरीड है, ये डीपली बरीड है। तो पॉइंट्स देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई और गैडोलिनियम की पूछी गई एग्जाम के अंदर। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए जल्दी से, जीडी का। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसको खोल के रखा करिए जब मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए कि आपको ये सारा रिवाइज करना है, रिवीजन हो रहा है सारा। देखो ये जो चीजें पूछी जा रही है पेपर में, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। आपको सीधा क्वेश्चन आ गया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, या कि 4 चॉइसेस दे दी और उसमें से सही बताओ कुछ किसकी है। गैडोलिनियम की क्यों पूछी गई स्टूडेंट, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब क्या होगा जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, लेकिन क्योंकि 4f7 हाफ फील्ड है, 4f7 हाफ फील्ड है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो अब यहाँ पे ही मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन ज्यादा है, क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं और आते हैं। यहाँ पर ऐसी क्या बात है जो आते हैं वही बता रहा हूँ आपको। अब देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, पे अटेंशन स्टूडेंट, पे अटेंशन की इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब आसान कैसे हो जाएगी पेपर में अगर आती है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया, उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 63 से, तो 54 तो यही है। अब क्या हुआ, 6s2 के बाद एक 5d भी है। अब ये अभी भी 4f7 को मेंटेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है, इसमें कितना आता है, एक डी में आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड की। देखो हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या फुल कंप्लीटली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है f7 की, और f14 की भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ये कंप्लीटली फील्ड हो जाता है। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा आने वाली है एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स। बात समझ में आई क्यों पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। और अगर लुटीशियम का एटॉमिक नंबर 71 है, लुटीशियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई स्टूडेंट। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लुटीशियम की क्या है, ये 54xe है स्टूडेंट्स, लुटीशियम की। अब क्या हुआ, यहाँ पर 6s2 आया, कितने हो गए 56, और 4f14 मैंने कर दिया, तो कितने बने जल्दी से बताओ, ये कितने हुए टोटल, 16 प्लस 54 कितने हुए हैं, कितने आ गए, 54 प्लस 14 प्लस 4 2, 70 हो गए। तो एक तो कम है, तो अब ये 5d में चले गया। तो ये पूछी गई पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया स्टूडेंट्स। देखो कैसे लिखी मैंने कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आई। जो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, 4 चॉइसेस दी गई, बताइए इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या, फिर पूछेंगे आपको पेपर में। तो कुछ तो आपको पता ही होनी चाहिए स्टूडेंट, कौन कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी कॉन्फ़िगरेशन बार बार मैं लिख रहा हूँ। और देखो अब 70 वाला आ गया इटर्बियम, इसकी पूछी जाएगी, तो इसका कैसे हुआ, तो इसका तो 6s2 के बाद 4f14 हो गया सीधा, इसमें 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये हो गया पूरा
56 प्लस 40 70 हो गया, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। F14 जो बनेगा कंप्लीटली फिल्ड स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ये हमारी मदद कर रहे हैं। जो मैं चीजें आपको दिखा रहा हूं इसको नोट करके रखो। कौन कौन से हैं, यूरोपियन, गैडोलियम, इटर्बियम और लुटीशियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लुटीशियम में 5D में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और गैडोलियम में भी। याद करने का तरीका, अब मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूं, आप नोट करिए। गैडोलियम की पूछी गई और ल्यूटीशियम की पूछी गई इलेक्ट्रॉन। गैडोलियम में भी 5D में एक आया और ल्यूटीशियम में भी एक इलेक्ट्रॉन 5D में रखा गया है। बोलो, दिख रहा है? हाँ जी, हाँ तो जी। इसको नोट कर लो। याद करा, ये जिनोन था 54, 6s2 4f है। अब 4f7 वाला और फिर 5D में एक आ गया, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया, और यहाँ पर भी यही हुआ, 5D में एक आ गया और 4f14 हो गया ल्यूटीशियम में। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछी जाती है। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी गई थी, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने सामने रख दिया। हो गया सर। हो गया, तो वेरी गुड, हो गया। बात समझने की क्या है कि जब मैंने केमिकल रिएक्टिविटीज की बात की तो मैंने बताया कि ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, टार्निश कर जाते हैं एयर में, और ये अपने बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या होगा, सिल्वरी वाइट हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स बना देंगे। सॉफ्ट हैं, हार्डनेस इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज अ स्टडी डिक्रीज, देयर विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द +3 एंड डिक्रीज, इसी को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया, इसके बारे में आपको पता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। पानी के साथ अगर रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट, पानी के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं स्लोली। तो ये गैस है, तो ये कॉमनली बाइंड करता है वाटर को। रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। तो ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं और ये बर्न कर जाते हैं एयर में। एयर में क्या करते हैं, बर्न कर जाते हैं, इसी को टार्निश कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं स्टूडेंट। इनकी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा Ln3 प्लस प्लस 3E एक्वस है ये, तो ये बनाता है Ln। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनकी ई नॉट वैल्यू मैंने बताई है नेगेटिव है स्टूडेंट। इनकी ई नॉट वैल्यूज हमने लास्ट टाइम आपको बताई भी थी, कितनी वैल्यू है इनकी ई नॉट की स्टूडेंट। लेंथनम 3 प्लस से 2 प्लस की वैल्यू कितनी आई थी, -2.2 से -2.2 टू -2.4 वोल्ट दिखाई थी हमने। तो नेगेटिव वैल्यू जब होती है तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट अगर रिलीज करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वाटर में, एक्वस में, तो ये क्या हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ था, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे कि कैल्शियम जैसे भी ये बिहेव करते हैं पहले कुछ वाले, और जो हायर वाले एटॉमिक नंबर वाले हैं वो एल्युमिनियम की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आयनिक होते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर मैनी रेयर अर्थ इग्नाइट एंड बर्न, तो हाई टेम्परेचर बर्न कर जाते हैं। दे मोस्टली आर पैरामैग्नेटिक, अभी बताते हैं पैरामैग्नेटिक कहां से आया, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो आएगा। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट। और मैनी रेयर कंपाउंड फ्लोरेसेंस स्ट्रांगली हीटेड अंडर, ये फ्लोरेसेंस का मतलब लाइट को एमिट करते हैं स्टूडेंट इसकी प्रेजेंस में। लेंथेनाइट टेंड टू बी पेल कलर्स रिजल्टिंग फ्रॉम वीक नैरो फॉरबिडन एफ एफ ऑप्टिकल ट्रांजिशन। तो यहाँ पर एफ एफ ट्रांजिशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एफ ऑर्बिटल से दूसरे हायर एफ ऑर्बिटल में चले जाते हैं। आपको पता है कि जब लिगेंड्स आएंगे या कंपाउंड्स बनेंगे तो एफ ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो उसी में ही एफ एफ ट्रांजिशन भी हो सकती है। तो ये वीक एफ एफ ट्रांजिशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की स्टूडेंट्स, जिनके कारण इनका कलर भी आएगा, इसे ऑप्टिकल ट्रांजिशंस कहते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट of lanthanide and iron oppose each other. Lanthanides react readily with most non-metals, form binaries on heating with non-metal. तो ये इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इसको नोट कर लिया आपने, इन सबको नोट कर लिया बोलो, 1 मिनट सर। नोट करो।
हुआ क्या था, ये लैंथेनाइड्स होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ये हमारा वाटर है, और ये बना देते हैं हाइड्रोक्साइड्स। यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं इसलिए आपको दिखा रहे हैं। और साथ में क्या निकलने वाली है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी स्टूडेंट्स। हो गया सर। अब देखो कि जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की स्टूडेंट इनकी, ये इंपॉर्टेंट है, फिर जो क्वेश्चन आया उसके ऊपर बता रहा हूँ। तो +3 तो ये बहुत ही सारे जो है +3 शो करते हैं, आपको पता ही है इनकी जो सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो आपने क्या दिखाई, Ln3+। तो +3 में ये सारे हैं, लेकिन आपने देखा लैंथनम, ठीक है, लैंथनम और गैडोलिनियम ल्यूटीशियम, इनके +3 में F0 है, 4F7 है और 4F14 है। तो ये तो फिर +3 जो स्टेबल है ये स्टेबल हो जाएगी। किस किस की मैंने बताई, नोट कर लिया। लेंथनम, लेंथनम का आपने देखा था, लेंथनम का कितना था, 57। लेंथनम का कितना था, 57। तो कैसे बनाया था अपने, जिनोन 54, और क्या लिखा था इसके अंदर, 5D1 था और 6s2 था। तो अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर मैं Ln+3+ कर दूं तो क्या बचेगा, 54 जिनोन। तो ये तो स्टेबल है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो जो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई, तो ये +3 स्टेबल हो जाएगी, ये +3 क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं गैडोलोनियम का देखूं, गैडोलोनियम की क्या मैंने बताई थी कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, कितना एटॉमिक नंबर बताया था, 64। तो आपने कहा ऐसे लिखो सर, 54 Fe, 4F7, 5D में एक डाला, 6s में दो डाला, यही कॉन्फ़िगरेशन है, यस और नो, जल्दी बताओ, ये पेपर में आ चुकी है। यस यस। अगर इसके 3+ बनेंगे तो क्या बनेगा फिर, ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 और 1 3, तो बचेगा क्या, 4F7 आउटर मोस्ट में। तो ये 4F7 स्टेबल होता है या नहीं होता, जल्दी से बताओ। हाँ जी। तो इसीलिए ये 3+ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, गैडोलिनियम की। और तीसरा मैंने बताया लूटीशियम का, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर 71 था 71। स्टूडेंट। तो 54 मैंने लिखी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F14 ही लिखी थी, 5D में एक डाला था, 6s में डाला था, याद हो गई ये कॉन्फ़िगरेशन। तो ल्यूटीशियम 3+ क्या बना, 4F कितना बना, ये भी गए, ये 2 3 इलेक्ट्रॉन फोर गए, है तो 14। ये भी स्टेबल है। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं इसको हम देख सकते हैं, जहां कहीं भी 4F0, 4F7 और 4F14 बनने वाले हैं, तो वो स्टेबल हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको तुमने नोट कर लिया था। और आपने ये भी देखा कि जैसे अगर मैं ये गैडोलियम 3+ है, अगर मैं टर्बियम 4+ लिखूं, टर्बियम 4+ लिखूं स्टूडेंट, तो टर्बियम का एटॉमिक नंबर कितना था, टीबी, टीबी का कितना था, 70। 65। 65। नहीं, ये हाँ जी। टर्बियम नहीं, टर्बियम कह रहा हूँ, टीबी वाला हाँ जी। 65 है ये। तो 65 में कितने हुए, 54 हैं, 54 है टर्बियम में। और 4F में कितने हैं, 4F9 है और 6s2 है, टर्बियम की बता रहा हूँ, 6s2 है टर्बियम 4+। इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं थूलियम को देखूं, ये कौन सा है, थूलियम, देखो अब हमें नाम थोड़े बहुत याद होने चाहिए। थूलियम का एटॉमिक नंबर कितना दिखा रहा है, 69। तो 69 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट्स, 69 की क्या बनी है, 69, 4F13 6s2। 4F14 नहीं होती उसके, इसमें फोर एफ 13। थर्टीन फोर एफ 13। थर्टीन 6s2 होती है, 4F13 6s2 होती है। तो इसमें भी कोई बना नहीं, कुछ नहीं बना।
लेकिन अगर मैं इटर्बियम की बात करूं, इटर्बियम का कितना है 70। तो इटर्बियम की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आपको दिखा 4F14 और 6S2। तो अगर इटर्बियम 2+ बनेगा तो ये 4F14 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगी। इटर्बियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, कौन शो करता है इटर्बियम की, ये पॉइंट नोट किया जाए। इटर्बियम +2 में आ जाएगा क्योंकि ये 4F14 है। अब उसने एक क्वेश्चन और पूछा एक एग्जाम में, वो भी बता दूं। उसने चॉइसेस दी थी, उसने बताया था कि बोलो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है, आइसो का मतलब सेम हो जाती है। तो गैडोलिनियम 3+ और टर्बियम 4+, क्या ये सेम है कॉन्फ़िगरेशन? गैडोलिनियम 3+ और टर्बियम 4+ की इलेक्ट्रॉनिक, गैडोलिनियम 3+ क्या है 4F7, और टर्बियम, नहीं, टर्बियम में क्या होगा 4 उसमें प्लस का, 4F 8 नहीं, 10 हो जाएगा। 4F मतलब 4+ कह उसमें रहा हूँ ना, 3+ नहीं 4+ कह रहा हूँ, तो ये भी 4F7 हो जाएगा। अच्छा, जी। तो इनको क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं यूरोपियम 2+, उसने पेपर में पूछा, और गैडोलिनियम 3+, तो बताओ क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब जिनकी हाँ जी, इलेक्ट्रॉन हाँ जी कॉन्फ़िगर सर, ये भी है। हाँ इसको जी। भी नोट किया जाए, एमसीक्यू क्वेश्चन में आया था ये, 4 चॉइसेस दी थी। तो एक और मैं लिखा कि मैंने अब लिखा कि टर्बियम 2+ और लिखा लुटीशियम 3+। बताओ क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ जी सर। तो पता लग गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कर पाएंगे एग्जाम में। हाँ जी सर। ये क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, सारे चैप्टर में क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन है मेरा। अब दिमाग हाँ लगा लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वीडियो आपको भेज रहा हूँ, आप सुन लेना। उसमें ये भी क्वेश्चन आएंगे, 4 चॉइसेस दी होंगी, तो पूछेगा बताओ कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आएगी तो मैं बता सकता हूँ ना। और मैंने जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उन्हें बार बार लिखा है कि देखो यहाँ पर F0 हो रहा है, F7 हो रहा है, F14 हो रहा है, और यहाँ पे 5D में एक आ गया, 5D में एक आ गया। जिसमें 5D में एक आ गया वो 2 बार पूछ चुका पेपर में। तो हमें पता है भाई कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं लेंथनाइड्स में जिनमें 5D में एक इलेक्ट्रॉन आया है। तो उनको हमें याद करना है, वो हमें लिख के याद करना है क्योंकि वो क्वेश्चन बनेगा। अब आ सर, गया एक एक और, सर बस एक बार रुको कर दो। नोट कर लो सारी चीजें, नोट कर लो, ये मिलेंगी नहीं किताब में, नहीं मिलेंगी, इसलिए कह रहा हूँ। हमारे पास पिछले सालों के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें से लेके आए हैं। ये बुक में नहीं है सारा कुछ। इसको नोट कर लो। हो गया सर। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दूं जो पेपर में आया था, उसी को बता रहा हूँ। ये तो तुमने नोट कर लिया ना। अच्छा हाँ एक जी। एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि सीरियम 4+ जो होता है वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो स्मेरियम 2+ होता है ये स्ट्रांगली रेड्यूसिंग एजेंट होता है।
अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट? अब ये क्वेश्चन आ गया। तो सीरियम 4+ जो होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सीरियम 3+ में चले जाता है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसकी रिडक्शन हो गई, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन सा? सीरियम 4+। देखो सीरियम 4+ को अगर आयरन 2+ से रिएक्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा सीरियम 3+ और आयरन 3+। देखिए आयरन 2+ से 3+ में चले गया, ऑक्सीडाइज हो गया आयरन, और ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया। और जो समेरियम होता है वो क्या करता है? समेरियम 2+ से ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये रिडक्शन है, ये रिडक्टेंट है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट। इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? देखो मैंने कहा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि समेरियम को आपने पानी में डाला 2+, एक्वा सोल्यूशन होते हैं ना उसमें, तो इसने क्या किया? वाटर के साथ रिएक्शन की और खुद क्या बन गया? SM3+। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है और बन गया हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और इसने हाइड्रोजन गैस निकाल दी पानी में से। क्या निकाल दी? हाइड्रोजन गैस निकली पानी में से। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शंस को नोट किया जाए, जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन हो रहा है। नोट कर लिया? कोई भी चैप्टर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका तुम्हें पूरा नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में आंसर लिखने हैं, आपको पता लगेगा ओहो मैंने तो ये क्वेश्चन किया था, तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। आप अपने हाथ से अपने नोट्स में सारा कुछ नोट कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ, अलग अलग कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आपको याद रहे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पेपर में बन जाएंगे। पेपर के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मार्क्स लेने आसान होते हैं। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं जी इनऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट लग रही है, यही नहीं पता लग रहा कैसे क्वेश्चन आने हैं। तो मैं क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आने हैं और आ रहे हैं। अब उसने केमिकल रिएक्टिविटी को कहा, भाई बताइए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह की होती है। जो मैंने लेंथेनाइड्स बताए स्टूडेंट, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह की होती है। तो ये जो लोअर एटॉमिक नंबर वाले थे, लोअर जो एटॉमिक नंबर वाले थे, उनकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से मिलती है स्टूडेंट। इसकी E0 वैल्यू मैग्नीशियम की होती है -2.36 वोल्ट। अभी इनकी दिखाई थी -2.22, -2.4 वोल्ट दिखाई थी मैंने। तो ये मैग्नीशियम के साथ रिजेबलेंस शो करेंगे। और जो हायर एटॉमिक नंबर वाले हैं, अब क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है ये, वो एल्यूमिनियम के साथ शो करते हैं रिजेबलेंस। और एल्यूमिनियम की कितनी होती है स्टूडेंट रिडक्शन पोटेंशियल? -1.66। ये पॉइंट भी नोट कर लिया जाए, ये भी नोट कर लिया जाए। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा। क्वेश्चन आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक क्वेश्चन, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है इस चैप्टर में। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है आज की डेट में। जो हॉट टॉपिक है उनमें क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, आप ध्यान दीजिए। इसके बाद में वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं सारे डिस्कस करूंगा आपके साथ। आप देखो कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं जब पानी में डाला, ये हाइड्रोक्साइड बना दिया इसने। तो ये जो लैंथेनाइम के हाइड्रोक्साइड है, लैंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड हैं, ये आयनिक होते हैं। और ये बेसिक हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये हैं बेसिक। लेकिन ये लेस बेसिक हैं, लेस बेसिक देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम बेसिक होते हैं और मोर बेसिक देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन भी आ गया पेपर में, तो आप कर सकते हैं। बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आया भी, आगे भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको नोट किया जाए। आपको सर ये पता है कि क्वेश्चन मोर बेसिक देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये AlOH3 होना चाहिए, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। आपको पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों के तरीके से बिहेव कर सकता है। वो MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं, किससे ज्यादा बेसिक है, किससे कम बेसिक है। हाइड्रोक्साइड्स बन गए, इनके हाइड्रोक्साइड्स बन गए। ये सारा नोट हो गया पूरा, जितना मैंने बोर्ड भरा है। तो मैं आगे चलूंगा। सर ये क्या लिखा है आपने? एम्फोटेरिक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड भी हो सकता है और बेस का भी काम कर सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये वाला बेसिक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एम्फोटेरिक का मतलब ये कि एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता ओके सर, हो गया। है। हो गया नोट? हाँ जी। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ये कहता है जो लेंथेनाइड्स होते हैं ना, ये कलर्ड होते हैं। अब इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा उसने कि वाई लेंथेनाइड्स, इनके जो एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, इन सोल्यूशन या सॉलिड, सॉलिड में भी हो सकते हैं, दे आर कलर्ड। कलर्ड क्यों होते हैं? वाई दे आर कलर्ड? तो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था, कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशन होती है? एफ FF ट्रांजिशन। एग्जाम में क्या लिखना है? FF ट्रांजिशन। एफ ऑर्बिटल 7 होते हैं, उनकी स्प्लिटिंग हमने दिखाई नहीं, वो कम्प्लेक्स होती है, लेकिन वो भी स्प्लिट हो जाते हैं। तो जब एक ही F से दूसरे F में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो वो लाइट को विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके कारण उनकी जो होती है, कलर्ड होते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, कलर ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इज ड्यू टू FF ट्रांजिशंस। नोट कर लिया ये? व्हेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द F ऑर्बिटल। कंडीशन क्या है? देखो ये याद रखना, ये कंडीशन बता दी आपको एक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा किसमें? F ऑर्बिटल में, तो वो क्या हो जाएंगे? कलर्ड हो जाएंगे। जब मैं कुछ भी लिखूंगा, जब मुझे पता लग गया इसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कलर्ड बन जाएगा। ये कंडीशन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो लाइट इन द विजिबल रीजन इज अब्सॉर्ब्ड व्हिच रिजल्ट्स इन FM ट्रांजिशन, और फिर वो कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखते हैं, ठीक है। द कलर इन lanthanide ion is due to presence of unpaired electrons। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नोट कर लिया तुमने? हाँ जी। अगर 4F0 है तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं नहीं, तो ये कलरलेस हो गया। और अगर 4F14 है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर। तो ये भी कलरलेस हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं, इस तरह के आंसर हम देते हैं एग्जाम में। तो ऐसे केसेस में जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं, वो कलर्ड होने वाले ही नहीं है, तो मैं कह रहा हूं ड्यू electron is partially filled in 4F due to absorption of radiation in visible region. Excitation of unpaired electrons take place from F to F orbital. Observed color is complementary to the color of light absorbed. The color of tripos depends upon the number of unpaired electrons in the F orbitals. तो कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी नोट कर लिया तुमने? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर तुम कर पाओगे पेपर में, ठीक है। द कलर ऑफ M3 ions of first 7 lanthanides to europium are to those of lutetium to terbium in the reverse order। अब देखते हैं इसका मतलब क्या, अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको, पहले ये पॉइंट नोट करो। अगर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो अगर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो सेम कलर आ जाएगा। बात समझ में आई? सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं?
कैसे हो सकते हैं? देखो अगर मैंने एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। चलो 7 बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 बना दी। देखो अगर मैं कोई गलती करूं तो बता देना, तुम भी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तुम्हें सारा आता है, तुम्हें समझ आ रही है। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 है। हाँ जी। F3 लिखा है मैंने। क्या किसी और में भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए। हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? ये कितना था एफ, कितने इलेक्ट्रॉन है ये? 7 और 8 9 10, F11 है ये। तो बताओ F3 और F11 में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों में? दोनों में 3 वो है। दोनों में 3 है। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने, दिमाग लगाना है। देखो दिमाग लगाना है, समझना है, बस समझ लिया तो क्वेश्चन का आंसर हो गया पेपर में। अब यहाँ पर तुमने ये बताया मुझे कि ये कितने हैं, 3 अनपेयर्ड 4F3 में, और इसके पास भी कितने अनपेयर्ड हैं? 4F11 के पास भी कितने अनपेयर्ड है? 3। और टोटल कितने होते हैं एफ में? 14। टोटल 14 होते हैं। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं, 4F14 माइनस एन, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4F14 माइनस 11 कितना आएगा? 3। 3। सेम आ गया। हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4FN और 4F14 माइनस एन, इन दोनों के अंदर सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। 11 अगर हुआ, एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब तुमने मुझे ये जवाब दिया कि अगर एन 3 है और एन 11 है, तब भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आ गए। बोलो आए? हाँ जी। तो इसका मतलब इनका कलर भी सेम होगा, इनका कलर भी सेम होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पेपर में, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आया था, पहले ये नोट कर लो। ये तो समझ में आ गई स्टोरी हाँ जी। कि कलर इसलिए है क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसने कहा भाई 4F14 का एक एलिमेंट दे दिया, ये कलर है। आपने कहा नहीं, इसके पास कोई कलर नहीं है क्योंकि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर उसने कहा 4F13, तो आपने कहा हाँ, इसके पास तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर्ड होगा, ये कलर होगा। आपने कहा 4F1 वाला कलर्ड होगा, 4F2 वाला कलर्ड होगा। तो उसने कहा 4F3 है और एक के पास 4F11 है, तो आपने कहा इनका कलर सेम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इनके पास सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। यहां तक समझ में आ गई? हाँ जी। अच्छा, आगे चलूं? हाँ जी। नोट कर लिया? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। आप देखो कि एग्जाम में वो कह रहा है कि एक PR3+ दिया हुआ है। वो कह रहा है PR3+ जो है, पहला तो क्वेश्चन ये पूछा, इज इट कलर्ड? तो आपने कैसे कहना है कि ये कलर्ड है या नहीं है? इसका कितना नंबर है, इस पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है PR3 के पास? PR3 कौन सा है भाई? PR3 कौन सा है? 59 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रेजिडाइमियम, प्रेजियोडाइमियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी हमने? क्या लिखी थी? कितना है? आर्गॉन में 54 होते हैं, और 4F और 6S2 है। सर बताओ वो कितने जिनॉन हुए ही 4F में? आर्गन की जगह जिनॉन हो गया। है? अरे ये जीनोन है ना। अच्छा, शाबाश, तुमने मुझे बता दिया। देखो मुझसे भी गलती होती है। क्या लिखना है? जीनोन। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। देखा, ये तुम्हें समझ आ रही है, तुम्हारे को आता है। तो अब ये 6S2, तो 4F में कितने बचे? 3। 3। तो प्रेजेडियम 3+ में की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2 तो ये निकले, एक रह गया, क्या बचा फिर इसका? 4F2। हाँ इसकी जी। 4F2 है। एफ का मतलब कितने हैं इसमें? एफ में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, एक और बना दूं डब्बा। 2 है ना इसके पास अनपेड।
एन की वैल्यू कितनी है? 2. 2। और अब एक और इसने लिया, ये है Tm3+। अब Tm का नाम क्या है? थूलियम। थूलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 69. अच्छा, वेरी गुड। थूलियम का एटॉमिक नंबर 69 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से, तुम्हें सारा याद हो गया पेपर में। क्या क्या लिखोगे थूलियम में? 4f13 6s2. 4f14 है, 13. 4f13 है और 6s में 2 हैं, हो गए पूरे 58 और 13 है, 56 और 13 69 हो गए। तो थूलियम 3+ जब मैंने लिखा तो कितना बचा फिर? 2 इसमें से गए, 4f11 हो गया। 4f12. 4f11 है, नहीं 4f, थूलियम 3+ है, 4f12 हुआ ना। मुझे कोई. अरे 2 इसमें से गए, एक इसमें से गए, ठीक है। 4f12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4f14। अगर 4f14 - 12 करूं तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? ये मैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ। तो इसमें भी 4f2 आ गया ना, ये भी 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब बताओ कि क्या इनका कलर सेम होगा? हाँ जी. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। 14 - 2 12 और NF- इलेक्ट्रॉन 12। तो आप देख रहे हैं, चाहे इसमें से इसमें 14 में से माइनस करो तो 12 आता है, इसको 14 में से करो तो 2 आता है। तो इनके पास सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, तो उनका कलर भी सेम होगा. सेम हो जाएगा। तो ये ग्रीन कलर के हैं। और देखो एग्जांपल, Nd3+ जो है स्टूडेंट, और Er3+। एन डी, एनडी क्या क्या नाम है? नियोडिमियम। कितना एटॉमिक नंबर है जल्दी से बताओ एनडी का? एनडी का एटॉमिक नंबर कितना है? 60। 60 है। और अर्बियम है, ये अर्बियम है। अर्बियम का एटॉमिक नंबर कितना है? अर्बियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 68। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 60 की कॉन्फ़िगरेशन बताओ स्टूडेंट। जीनोन में 54 हैं और 4f और 6s है। 6s में कितने हैं? 2। 4f4. तो कितना आया 4f? 4. 4 और तो 6 4, वेरी गुड। और इसका कितना आया? 54xe। 6s में 2 हैं तो कितने बचे? 4 6। तो 4f में कितने आए? अर्बियम नहीं, 12 है ना इसके अंदर. 12 आए हैं। हाँ जी. 12 आए हैं इसमें, अच्छा। तो अगर इसका 3+ लिखूंगा तो 3+ में कितने बचेंगे? 2 तो इधर से गए, एक इधर से गए, ये कितना बचा? 4 4f है. 3 3। 4f3. हाँ और जी. इसके अगर 3 निकाले तो ये कितना बचा? 11. 4f11. 4f11। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे? हाँ जी सर. आएंगे। इसके अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 4f14 - 11 कितना आ गया? 4f3। इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये कलर्ड होंगे? हाँ जी. हाँ जी सर. कलर्ड होंगे। तो इनका कलर क्या देखा गया? पिंक है। दिख रहा है दोनों का? तो ये पिंक कलर के होते हैं। तो कलर कैसे मैंने प्रोडिक्ट किया? इसके ऊपर क्वेश्चन आया पेपर में, एक्सप्लेन द कलर ऑफ दी लैंथेनाइड्स। कलर इज ड्यू टू, कलर क्यों निकला स्टूडेंट? इनके कलर क्यों बने? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ एफ ट्रांजिशन हो जाती है। क्या होती है? एफ एफ ट्रांजिशन हो जाती है स्टूडेंट। इसके कारण इनके कलर्स होते हैं, ठीक है। अब उसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया। क्या पूछा? क्वेश्चन क्या पूछा था उसने स्टूडेंट? व्हाट इज द कलर ऑफ La3+? अब इसका जवाब आपको देना है, 1 मिनट का वक्त है। बताओ इसका कलर क्या है?
सर लैंथेनम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है लैंथेनम का स्टूडेंट? कितना है? 57 है। क्या बना है? इसका क्या होता है लैंथेनम का? आपका कन्फिग्रेशन 6s2 और 5d1 होता है। तो फिर लैंथेनम 3 प्लस क्या बना? 4f0 है ये। तो बताओ इसका कलर होगा? नहीं सर। ये कलरलेस होगा। उसने 4 चॉइसेस दी थी कि बताओ कौन से कलर्ड है और कौन से कलर्ड नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि आपको पूछा उसने, क्या पूछा था? TM3 प्लस इज कलर्ड बट लूटिशियम 3 प्लस आयन इज कलरलेस, एक्सप्लेन। अब बताओ इसका आंसर क्या दोगे? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अब क्या किया आपने फिर? कलर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर उसमें दो क्योंकि होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इसके इसमें अंदर जीरो। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या बनेगा? नहीं 4f। इसके। लूटिशियम 3 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। 4f हाँ कितना तो है ये? 40। जीरो है लूटिशियम, जीरो कहाँ है? अच्छा ल्यूटेशन सॉरी। एक मिनट। लैंथनम थोड़ी है ये, तो लैंथनम था। हाँ हाँ सॉरी। ये 4F14 हो जाएगा। तो फिर 4f14 है तो क्या लिखोगे फिर? इसका 4f कंप्लीटली फील्ड है, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये कलर्ड होगा? नहीं सर। तो ये कलरलेस हो गया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना जरूरी है, बात समझ में आ गई? इसके ऊपर क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये सारा नोट कर लिया तुमने? ये बुक में नहीं हाँ मिलने सर। वाला, नोट कर लो। MCQ क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे, उसके बेस पे ला रहा हूँ। हाँ जी सर। आगे चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए, अपनी एनर्जी को कायम रखिए। ये सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हो रहे हैं। अब इनकी एक और प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब उसने पेपर में पूछा था कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ। तो देखो दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट में बताई थी। एक तो होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा क्या होता है? डायमैग्नेटिक। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताओ वो कौन से होंगे, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? जल्दी से बताओ। क्या सर? जिन लेंथनाइड्स के पास पैरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बताओ कि उनकी मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? पैरा पैरामैग्नेटिक हो, पैरा पैरा पैरा। पैरामैग्नेटिक। तो अब क्वेश्चन बन गया ना पेपर में, कौन कौन से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से होते हैं? डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई? तो कैसे पता लगेगा कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और आयन फॉर्म करूंगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है? तो अब उसने क्वेश्चन दे दिया, बताओ कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन से हैं और डायमैग्नेटिक कौन से हैं। तो आपको समझ में आई कि अगर मैंने आपको लिख दिया स्टूडेंट एग्जाम में, अगर मैंने आपको पेपर में ये दे दिया आपको, मान लो मैंने लिखा, जैसे हमने लिख दिया स्टूडेंट यूरोपियम, यूरोपियम का मैंने लिख दिया 2 प्लस, और मान लो गैडोलिनियम का 3 प्लस लिख दिया, और थूलियम का मैंने लिख दिया 3 प्लस, और मैंने लिख दिया ऐसे कोई भी आपको पेपर में दिए जा सकते हैं, कोई भी पेपर में दिए जा सकते हैं, ND3 प्लस। ठीक है, ये वाले आयंस दे दिए, और आपको मैंने ये दे दिए La3 प्लस और Lu3 प्लस। अब वो क्वेश्चन आया, बताओ इनमें से कौन से पैरामैग्नेटिक है?
विच आर पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, तभी तो लिया मैंने। क्या ये पैरामैग्नेटिक होंगे ये वाले? 1 मिनट सर। हाँ चेक करो फिर, आपको 2 मिनट का वक्त मिला। क्या इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले वाले के पास नहीं है। ये वाला नहीं है? नहीं, और इनके पास इन तीनों के पास है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाँ जिनके जी। पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। और इनके पास? नीचे La3+ के पास नहीं है, Lu3+ के पास है। तो ये तो डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। Lu के पास भी नहीं है। कहाँ पर है लुटीशियम 3+ के पास? बताओ, तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। Lu2+ की थ्री हाँ प्लस जी हाँ जी, वो 14 आ जाता है, तो 14 14। है, तो पूरा भर गया वो। उसके पास अनपेड हाँ इलेक्ट्रॉन जी। कहाँ है? सारे पेयर्ड हो गए हैं। अब यहाँ पे देख लो, आयंस विच कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उन्हें डायमैग्नेटिक कहते हैं। दोज कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। देखो नोट कर लो। लैंथेनाइड्स में La3+4F0 होता है, लुटीशियम 3+4F14 हो गया। ये याद हो जाना चाहिए अब आपको, हाँ यहाँ पे जी सर। क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो ये डायमैग्नेटिक होंगे। हाँ जी। लेकिन बाकी ट्राइवेलेंट जो आयंस हैं वो सब पैरामैग्नेटिक हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता। तो डायमैग्नेटिक कौन कौन से हैं? La, Al2, Ytterbium 2+, Cerium 4+, रेस्ट आर पैरामैग्नेटिक। तो ये नोट कर लो, क्वेश्चन का आंसर है। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, ये U2+ क्या है? उसका तुम लिख के देखो ना। मैं यूरोपियम का तुम लिख के देखो, यूरोपियम 2+ में कितने हैं? यूरोपियम 2+ में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे या नहीं बनेंगे? जल्दी बताओ। तो वो होता है हाफ फोर फील्ड है एस वो। हाँ जी। हाफ फील्ड है, तो इसलिए हाफ फील्ड भी स्टेबल हो जाता है, तो वो भी कलरलेस हो जाता है। हाफ फील्ड हो जाता है ना, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो फिर वो भी डायमैग्नेटिक होगा। मैंने डायमैग्नेटिक नहीं कहा, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक नहीं है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे। लेकिन इसमें तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी पैरामैग्नेटिक ही होना चाहिए। अरे ओके। पैरामैग्नेटिक ही होगा। ओके। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी। कितने हैं अनपेयर्ड? है 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर पैरामैग्नेटिक ही हुआ। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है। ये सारे पैरामैग्नेटिक हैं, ये डायमैग्नेटिक हैं, ये वाले। और ये Cerium 4+ भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। 4F0 हो गया ना, ये 4F0 है। तो 54 जिनोन बन गया ना। तो ये ये डायमैग्नेटिक हो गया। Cerium 4+ भी डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। हाँ जी। एक लास्ट टू लास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ गया। बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल पेन से बता रहा हूं। कितनी बार पूछा जा चुका है। ऑल लैंथेनाइड्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, इनका फार्मूला मैंने लिखा, ये हाइड्रोक्साइड बने। ये आयनिक और बेसिक होते हैं। अब ये आयनिक साइज डिक्रीज होता है, कहां से डिक्रीज होता है? La3+, Cerium 3+, Praseodymium 3+, इस तरह मैं आगे आगे चलूंगा। तो बताओ साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? आयनिक डिक्रीज हो रहा साइज है। बताओ, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? अभी तो पढ़ा तुमने, अभी तो बताया मैंने तुम्हें। आयनिक साइज
डिक्रीज होता है। डिक्रीजिंग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अभी बताई नहीं, कितनी बार तो बता चुका। ये साइज डिक्रीज होते हैं, बोलो होते हैं या नहीं होते, जल्दी बताओ। हाँ जी। इसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा था। तो इनके जब हाइड्रोक्साइड बनेंगे, अब वो पूछेगा इनका ऑर्डर बताओ बेसिसिटी का, मतलब ऑर्डर बताओ स्टूडेंट बेसिसिटी का। तो बताओ बेसिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब इस तरह चलूंगा लेफ्ट टू राइट? वो भी कम होगी। जितना छोटा आयन होगा उतनी बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बेसिसिटी का कंपैरिजन आया तो ये यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड हैं ये मोस्ट बेसिक होंगे और यहाँ पे ये लीस्ट बेसिक होंगे, ठीक है। ये मोस्ट बेसिक है ऊपर वाले और ये लीस्ट बेसिक है। रीजन क्या बताया, रीजन भी जितना पूछेगा। जितना कम साइज होगा उसमें उतनी ज्यादा एज द बेसिसिटी। आयनिक रेडियाई डिक्रीज बेसिसिटी डिक्रीजेस। तो सबसे वीकेस्ट बेस उसने पूछा था कौन सा है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। लिथियम और लैट ये सबसे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है मेरे पास, ये ऊपर वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, LaOH3। और वीकेस्ट बेस कौन सा है, जल्दी से बताओ, LuOH3 रीजन बताओ, एग्जाम में रीजन देना पड़ेगा। as the ionic size द आयनिक रेडियाई ऑफ radii of lithium decreases. La3+ is more than Lu3+। देखो एग्जाम में लिखना क्या लिखना है ये भी समझ लो, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड ऐसे लिखना है। जिसका आयनिक रेडियस बड़ा है वो ज्यादा बेसिक होता है, जिसका आयनिक रेडियस कम होता है वो लेस बेसिक होता है। यही पढ़ा था तुमने पीरियोडिक टेबल में, जब ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। हर ग्रुप में यही हुआ है, हर ग्रुप में यही हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार पूछा जा चुका है, नोट करो। ये ऑर्डर भी उसने पूछ लिया, अरेंज करो तो अरेंज कर देना, ठीक है। ऑर्डर अरेंज ना बेसिसिटी करना है तभी करना है। साइज छोटा तो लेस बेसिक, और अगर लेंथेनाइड आयन का 3+ का साइज बड़ा तो वो मोर बेसिक। इतनी समझ में आ गई, बोलो। साइज छोटा होगा तो मोर बेसिक होंगे, लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक होगा। ठीक है। ठीक है। ये मैंने बताया नहीं, इसका साइज इससे बड़ा इसलिए ज्यादा बेसिक है। बेसिसिटी कम हो रही है ना ये, अरे इससे बड़ा, ये इससे छोटा, छोटा छोटा हो रहा है ना, कम हो रही है। ये ऑर्डर नोट कर लिया नहीं, ठीक है। हाँ जी आयनिक साइज डिक्रीजेस, द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस, ये मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर। ओके। हो गया नोट। हाँ जी ओके। तो ये खत्म हो गया पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे चलेंगे एक्टिनाइड्स वगैरह के बारे में बताएंगे, उनका कंपैरिजन भी करेंगे स्टूडेंट्स। ओके सर। तो फिर जो नेक्स्ट क्लास है वो कब लेनी है जल्दी से बताओ। कल 4 o'clock। ओके, ऑलराइट, फिर मैं कल ओके मिलता हूँ। ओके। थैंक यू सर।